नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, महत्वपूर्ण मुद्दे में आज सबसे महत्वपूर्ण विषय तो यह था कि हमारी सरकारें आतंकवादी बनने तक की इंतजार क्यों करती हैं। कोई भी आदमी अपराध की दुनिया में जब शीर्ष स्थान को प्राप्त करता है, उसके पहले वो गली का छोटा मोटा बदमाश या गली का गुंडा होता है। हमारा इग्नोर करना, उसके प्रति अनिच्छा रखना या उसको बहुत ज्यादा भाव न देना या उसके अपराधों से डर जाना जैसी छोटी मोटी गतिविधियों को नजरअंदाज करने की वजह से हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि भाई क्या करेगा यार, अपना इज्जत बचाना है, क्यों इस मवाली के मुंह लगना। समाज से इस तरह की बेरुखी उसको हौसला देती है और पुलिस का यह सोचना कि यार इतने बड़े बड़े अपराधी को छोड़ करके मैं इस गली के गुंडे के पीछे अपना समय क्यों जाया करूं, उसका मनोबल बढ़ाता है। फिर बाद में वो बड़ा आतंकी बन जाता है और तब वो पुलिस के पहुंच से ऊपर शासन प्रशासन के भी पहुंच के कई बार ऊपर हो जाता है। आप लोग समाचार में सुने होंगे कि पंजाब सरकार ने आनंदपाल के विरुद्ध दबिश देने का जो दिखावा किया है वह जग जाहिर है। आनंदपाल पंजाब सरकार के लिए अस्थिर करने, पंजाब सरकार के लिए असुविधाजनक स्थिति उत्पन्न करने का अपराधी साबित हो चुका था। आनंदपाल की मदद से अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ा और खालिस्तानियों के घर में रह करके पूरा चुनाव संचालन किया। कहा तो यह जा रहा है कि उसमें खालिस्तान का समर्थन ही नहीं लिया बल्कि खालिस्तान से फंडिंग तक लिया है। तो जब आप खालिस्तान से फंडिंग ले करके चुनाव लड़ेंगे तो चुनाव जीतने के बाद फंड करने वाले लोगों को वापस तो करने ही करेंगे। इसी वजह से आज पंजाब में स्थिति इतनी हो गई कि पुलिस थानों पर पुलिस बल के मौजूदगी में, हथियार बंद पुलिस बल की मौजूदगी में तलवार लेकर के आतंकी धावा बोल देते हैं और पुलिस चुपचाप चूड़ियां पहनने जैसी स्थिति के अधीन हो जाती है। पुलिस मुख्यालय पर रॉकेट से हमला कर दिया जाता है, पुलिस के आला अफसरों के घर पर हमला कर दिया जाता है, जैसी वो स्थिति आ गई है जब बेअंत सिंह जी के पहले हुआ करती थी। मतलब पंजाब आतंक से डूबा हुआ नजर आ रहा है। मैं यह कह रहा हूं कि आनंदपाल कल तक एक टैक्सी ड्राइवर था। टैक्सी ड्राइवर से आतंक का शीर्ष पहुंचने के बीच का जो रास्ता है, पुलिस वालों ने उसको तभी क्यों नहीं रोका। मैं सिर्फ आनंदपाल की बात नहीं कर रहा, मैं एक पिक्चर देख रहा था, दाऊद इब्राहिम के जीवन पर बनी पिक्चर थी। क्योंकि मुंबई गटर बुलो वाले तो आतंकियों और बदमाशों को ही चित्रित करके महिमा मंडित करते हैं। उसमें एक डायलॉग है कि पुलिस अफसर कह रहा है कि आज इसको इस स्थिति पर पहुंचने का जिम्मेवार मैं खुद हूं। तो उसका सहयोगी बोलता है, क्यों सर? बोला, एक छोटे से अपराध में आया था, पुलिस वाले का बच्चा जान करके छोड़ दिया था। आज स्थिति यह है कि हमारे पहुंच से बाहर चला गया। वही हाल स्थिति हर लोगों पे है। सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग जो समाज को अपने उंगली पर नचाने लगते हैं, समाज में मोटिवेशन करने की दावा करने वाले लोग जो बाद में समाज को गलत दिशा निर्देश देने लगते हैं, वगैरह वगैरह जैसी बहुत से उदाहरण आपके पास है। आज बिहार के एक यूट्यूबर मनीष कश्यप की गिरफ्तारी हुई है। मैं उसका समर्थन करता हूं। उसको गिरफ्तारी लेट क्यों हुई, मैं इस बात का विरोध कर रहा हूं। मनीष कश्यप अतताई हो गया था। मनीष कश्यप जिस दिन टूटी हुई सड़कों को बेहयाई पूर्ण चित्रित करके फेसबुक लाइव किया, उसी दिन पुलिस वाले को एक्शन ले लेनी चाहिए कि बोलने की आजादी आपको है, लेकिन इस तरह से बेहयाई और घोड़ा प्रदर्शन करने की आजादी आपको नहीं है। मनीष कश्यप को अगर उसी दिन रोक दिया जाता तो यूट्यूब और सोशल मीडिया पर फॉलोअर के दम पर अनाप शनाप बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। आज स्थिति यह है कि मनीष कश्यप को वहां बिहार में एक अलग राजनीतिक शख्सियत बनने की स्थिति में पहुंच गया है और उसका अगला मकसद चुनाव लड़ना है। क्योंकि अगर उसको चुनाव लड़ना नहीं होता तो एक निष्पक्ष पत्रकार को किसी सरकार को अपदस्थ करने की दावेदारी सोशल मीडिया पर करने की क्या जरूरत पड़ती। आज हमारे उत्तर प्रदेश में अतीक अहमद को कई दिनों से खोजा जा रहा है, उसके गुर्गों को खोजा जा रहा है, लेकिन क्या जो आज स्थिति अतीक अहमद की हुई है, आज स्थिति जो अंसारी बंधुओं की हुई है, क्या वो
पहले दिन के पहले अपराध पर अगर पुलिस वाला नियंत्रित कर लेता तो क्या वो इस स्थिति पर आ जाते कि शासन प्रशासन के लिए दुरूह स्थिति हो जाते। आज मुद्दा इन्हीं पर है मित्रों। कई बार तो ये देखा जाता है कि पुलिस वाले या तो लापरवाही से आंख मूंद लेते हैं या वो कहते हैं कि यार अगर छोटे मोटे अपराध भी बंद हो जाए तो हमारा दुकान बंद हो जाएगा, इनको लड़ने मरने दो, उससे हमको क्या फर्क पड़ता है। लेकिन मित्रों फर्क पड़ता है, उसी पुलिस वाले को फर्क पड़ता है, क्योंकि आतंकी इतनी ज्यादा मजबूत होता है कि वो पुलिस थानों पर हमला कर देता है, वो पुलिस वालों के गाड़ियों पर हमला कर देता है, पुलिस वालों को मार देता है। जम्मू कश्मीर में हमने देखा है, जम्मू कश्मीर में स्थिति यह है कि बख्तरबंद गाड़ी में लैस सुरक्षा के जवान जाते हैं और बारूदी सुरंग लगा करके या बमबारी कर करके सैकड़ों सैकड़ों जवान, अब तक मेरे ख्याल से हजारों लाखों जवान हमारे शहीद हो गए। जम्मू कश्मीर की स्थिति कभी यह थी कि वहां चिनार नदी में सिर्फ सत्य सनातन का गूंज उठता था। बकरी चराते हुए कुछ चरवाहे आए और वहां के राजा ने कहा कि भाई बकरी चराने वालों से क्या गिला, राजा भाई तुम गरीब लोग हो, और वो बकरी के साथ आए और चराते चराते पूरा जम्मू कश्मीर को चर गए। जिस दिन एक बकरी वाला आया है उसको शरण दिया जाता, जिस दिन उसने अपना फन फैलाने का प्रयास किया, अगर पुलिस वाले उसी दिन उसके पिछवाड़े पर डंडा लगा करके तबियत से उसके खातिरदारी कर देता तो वो इस तरह की हिमाकत नहीं करता कि हमारे बहन बेटियों को सीधे आग में झोंक दें, ये उनके साथ यौनाचार करें, उनके पुरुष सदस्यों के सामने उसका बलात्कार करें और कहे कि या तो आप इस्लाम स्वीकार करिए या आप न जान दीजिए। जान जात और इज्जत की कीमत पर आप इस देश में रह सकते हैं, नहीं तो जहन्नुम में जाइए। जीते जी जीवन को जहन्नुम बनाने की स्थिति से पहले अगर पुलिस वाला पहले ही अपराध के दिन उस पर अपनी कानूनी शिकंजा कस देता तो स्थिति नहीं होती कि रातों रात हजारों लाखों हिंदुओं को देश में पत्रकारिता में मिलिट्री, पुलिस, कानून, जज, न्यायालय सबके होते हुए अपने ही देश में शरणार्थी की तरह से उसको जीने पर मजबूर नहीं होना पड़ता। आज स्थिति यह है कि जितने आतंकी बदमाशी जो पुलिस के लिए नासूर बन गए हैं, जो पुलिस नहीं अब प्रशासन और शासन स्तर पर नियंत्रित होने की स्थिति में आ गए हैं, सरकार मतलब मुख्यमंत्री तक को निर्णय लेना पड़ रहा है कि भाई ये इनके पकड़, इनको दफन करो, इनको दबाओ, इनके विरुद्ध एक्शन लो। उस स्थिति में जाने से पहले कांस्टेबल स्तर पर मामला निपट जाता था। क्या कभी इस विषय पर विचार होगी कि आज अतीक अहमद इतना बड़ा गुंडा कैसे हुआ, जब पहले दिन उसको पुलिस थाने के अंदर से पुलिस की मौजूदगी में फिरौती मांगते हुए पकड़ा गया था या पूछा गया था, उसी दिन कड़ी और बड़ी एक्शन क्यों नहीं हुई। इन विषय पर विचार कभी होगा क्या योगी आदित्यनाथ, मोदी जी, अमित शाह या और जो भी लोग हैं जहां जहां अपराधी अपराध करते हैं और वो लोग ये कहते हैं कि हमारा अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस है, क्या वो कभी यह निर्णय ले पाएंगे कि भाई इस अपराधी की पहली अपराध को किस पुलिस वाले की लापरवाही से पनपने का मौका मिला, आज उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। अगर वो मर गया होगा तो ठीक है, अगर जिंदा होगा तो उसको गिरफ्तार किया जाए और वो जितना तनख्वाह लिया है, पेंशन लिया, उस सब उससे रिकवर किया जाए, क्योंकि भाई तूने कोई पेंशन लेने लायक, तनख्वाह लेने लायक कोई काम किया नहीं है, क्योंकि तुम्हारे लापरवाही से आज इतना बड़ा गुंडा बना हुआ है। विश्वास करिए अगर 2-3 पुलिस वाले को इस तरह की कार्रवाई हो जाती है तो आगे अपराध का समूल नाश हो जाएगा, यह मैं दावे के साथ कह सकता हूं। आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं मित्रों। 2013 में मतलब 2010 उसमें 95 में 15 साल 10 हो जाएगा। मेरा पहले बार लाइसेंस 1995 में बना था, 15 साल के बाद वो 2010 में रिन्यूअल के लिए आया था। मैंने बोला मुझे कौन सा रोज रोज विदेश जाना है, रिन्यूअल को मैं 2013 में करवाया। उस वक्त मॉरिशस जाने की निमंत्रण आ गया, मेरा पासपोर्ट एक्सपायर कर गया था। मेरे को तुरंत आया कि आप जल्दी से अपना पासपोर्ट जमा करा दीजिए, हम उधर से टिकट भेज रहे हैं। मैंने कहा कि यार अब तो जल्दी है, तो हम अर्जेंसी वाला अप्लाई कर दिए। तो पासपोर्ट अफसर ने हमको 2 ऑप्शन दिया कि भाई देखिए 2 चीज लगाना पड़ेगा, या तो किसी गजटेड अफसर का लेटर हेड पर लिखवा करके दे दीजिए कि वो आपकी प्रमाणित कर दे, और नहीं तो आप पुलिस थाने में से लिखवा के लाइए। मैंने कहा मेरा अपना भतीजा उस वक्त डायरेक्टर था और वो भी विजिलेंस में था, पोस्टल में। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, मैं उसी को बोल देता हूँ, घर का ही बच्चा है। वो लिख करके दे दिया। लेकिन मेरे साथ एक मेरा और दोस्त भी जा रहा था, उसका भी नया पासपोर्ट था।
तो उसके लिए भी मैंने कहा। अब कहानी बताता हूं। हुआ क्या कि वो मेरा भतीजा बोला कि देखो तुम्हारा तो मैं कर दूंगा, तुम मेरे घर के हो, लेकिन तुम्हारे दोस्त का मैं नहीं कर सकता। मैं बोला क्यों? वो बिल्कुल मेरे जैसा है। उस वक्त घटना ऐसी घटी थी कि ये जो घोड़ा फार्म वाला मुंबई महाराष्ट्र का था, शरद पवार का मित्र, उसको पासपोर्ट वेरिफिकेशन कराने के लिए बिहार का एक IAS अफसर जो कि महाराष्ट्र कैडर में पोस्टेड थे, शरद पवार के कहने पर उन्होंने उस घोड़े वाले का मैं नाम भूल रहा हूं, पासपोर्ट का वेरिफिकेशन किया था गजेटेड अफसर के नाते, IAS अफसर के नाते। और जब उस पर केस खुला तो उसका पासपोर्ट वेरीफाई करने वाले अफसर को भी कानून के शिकंजे में बुलाना पड़ा। अदालत की नोटिस चली गई कि आप इस आतंकी का वेरिफिकेशन कैसे कर देते, आप इसका चरित्र प्रमाण पत्र कैसे दे देते। उसी को वो मेरा भतीजा बोला कि तुमको तो मान लो कोई आतंकी गतिविधि में कल फंसते हो तो मेरी मजबूरी है, मेरे घर के हो, तुमको छोड़ करके कहाँ जाऊंगा। लेकिन ये जो आदमी तुम्हारा दोस्त है, कल को आतंकी निकलता है, किसी को मर्डर कर देता है, कोई और 420 में फंसता है, तो मैं इसके लिए क्यों फंसूंगा? मैं ऐसा नहीं कर सकता। और साल 6 महीने तक गजेटेड अफसर अननोन आदमी का लिखने से मना कर रहे थे। मैं उसी का उदाहरण आज दे रहा हूं कि अगर इस तरह के 2-1 उदाहरण हो जाए, जैसे योगी आदित्यनाथ जी आज बुलडोजर चलवा रहे हैं, सब लोग कह रहे हैं कि भाई जिस दिन कोई आतंकी कार्रवाई में पकड़ा जाता है उसी दिन उसका घर अवैध हो जाता है। नहीं, घर तो उसका उस दिन अवैध था जिस दिन उसने घर बनवाया, लेकिन चूंकि वो आतंकी काम में कानून के शिकंजे में आता है तो उसकी फाइल खुलती है, तब जहां चाहता है कि इसका घर भी अवैध है, इसीलिए उसका घर टूटता है। घर इसलिए नहीं टूटता कि वो आतंकी है, घर इसलिए टूटता कि उसका घर अवैध है और जानकारी नहीं होती। लेकिन लगे हाथ योगी आदित्यनाथ को एक चीज और पूछ लेनी चाहिए थी कि भाई जो घर टूटा उस दिन उस इलाके का पुलिस वाला कौन था जिस दिन अवैध घर बनने दिया? तो 2 बुलडोजर उनके मनोबल पर भी अगर चल जाता ना, जिनके नेतृत्व में घर बना है, तो विश्वास करिए आगे से बुलडोजर चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और योगी आदित्यनाथ यह कर सकते हैं क्योंकि योगी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। नया नारा है कि अगर मोदी है तो मुमकिन है, तो योगी है तो भरोसा है कि ऐसा हो सकता है। मित्रों, हमेशा तलवार चलाने से पहले सुई चलाने का भी काम कर लेना चाहिए, क्योंकि जो चीज सुई से होती है वो तलवार से नहीं होती है। उसी तरह से बड़े बड़े आतंकियों को तोप बंदूक और देशी विदेशी एजेंसियों को सक्रिय करके पकड़ने या दमन करने या उनके अपराध पर नियंत्रण पाने से पहले कान के नीचे एक झापड़ से ही काम हो सकता था, तो तलवार उलवार तक नौबत क्यों आती है? हमारे सरकारों को, जांच एजेंसियों को इस विषय पर जरूर सोचना चाहिए। बल्कि मैं तो कहूंगा कि इस विषय पर जवाब देना चाहिए कि आखिर क्यों नौबत बमबारी तक आती है। गुंडे की पहले गुंडई पर उसे पूर्ण विराम लगाने का प्रयास क्यों नहीं किया जाता? और अगर किसी भी पुलिस वाले के लापरवाही से वो पूरा अव्वल दर्जे का छटा हुआ बदमाश हो गया है, तो आज उसके विरुद्ध कौन सी कार्रवाई हो और कार्रवाई होती हुई प्रतीत हो, तब जाकर के अपराध पर पूर्ण नियंत्रण लगेगा। मित्रों, मेरा अपना मानना है कि कोई भी अपराधी पहले छोटी मोटी गतिविधि करता है, छोटे मोटे वारदात में शामिल होता है। जब समाज डर के मारे उससे नहीं बोलता, कानून लापरवाही की वजह से उसको कुछ नहीं बोलता, तो उसका मनोबल बढ़ता है और वो बाद में छटा हुआ बदमाश हो जाता है, जिसको नियंत्रण पाने के लिए बड़ी मशीनरी और बड़ी शक्ति लगानी पड़ती है। तो बड़ी शक्तियों का इस्तेमाल के पहले छोटी शक्ति से ही अगर अपराधी नियंत्रित हो जाए तो उसको करना ज्यादा आसान और अच्छा होता है। उस अपराधी के लिए भी कम नुकसान होगा, क्योंकि सिर्फ कान के नीचे एक थापड़ लगेगा और वो सुधर जाएगा। उसके पहले उसके सीने पर गोली डालनी पड़ती है, उसके दिमाग में पीतल भरना पड़ता है, पीतल का खर्चा, उसके परिवार को फिर भरण पोषण देने का खर्चा, और धरती से एक आदमी को उठ जाने का खर्चा, यह सब से बचा जा सकता है अगर कान के नीचे एक झापड़ मजबूती से मजबूरी के बगैर लगा दिया जाए। तो अगर आपको लगता है कि मेरा सुझाव सही है तो मुझे प्रोत्साहित करिए। मेरा प्रोत्साहन है इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी समूह में साझा करें, क्योंकि साझा करने से समस्या अपने समाधान को प्राप्त होता है, और अगर समस्या का समाधान हो जाए तो फिर समस्या खत्म हो जाती है। जय हिंद, वंदे मातरम।